नाउ सेक्शन 7, पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र। सेक्शन 7 क्या बताता है? सेक्शन 7 बताता है ये जो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी 5 में हम लोग पढ़े क्या कि व्हाट इज़ ट्रांसफ़र, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट। सेक्शन 6 में हम क्या पढ़े कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है और कौन कौन से नहीं किए जा सकते। अब सेक्शन 7 बताता है कि पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र, मतलब कौन कौन से पर्सन हैं वो जो वहाँ पर 5 में बताया गया है, इन व्हिच ए लिविंग पर्सन कॉन्वेज प्रॉपर्टी। तो ये जो लिविंग पर्सन है ये कोई भी हो सकता है, ये इसका भी कोई क्राइटेरिया होगा। तो वही सेक्शन 7 बताता है कि एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एंटाइटल्ड टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट के जो सेक्शन 11 है वो कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट बताता है। अब ये जो सेक्शन 11 क्या बताता है कि द पर्सन हैविंग एज ऑफ मेजोरिटी एंड साउंड माइंड एंड क्या है, नॉट सब्जेक्ट टू एनी रेस्ट्रिक्शन अकॉर्डिंग टू व्हिच ही इज़ ए सब्जेक्ट, नॉट सब्जेक्ट टू एनी रेस्ट्रिक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ टू व्हिच ही इज़ ए सब्जेक्ट। तो ये जो 3 कंडीशन है, एक है साउंड माइंड, एक है मेजॉरिटी और नॉट रेस्ट्रिक्टेड बाय एनी लॉ टू व्हिच ही इज सब्जेक्ट। तो ये तीनों जो कंडीशन है वो है कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पे सेक्शन 7 वो एक ही चीज़ बताता है क्या, एवरी पर्सन इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सेक्शन 11 में जो लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है वो लोग प्रॉपर्टी भी ट्रांसफ़र कर सकता है। और उसके साथ क्या चाहिए, अब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर तो हम सभी कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, एंटाइटल टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। मतलब जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया जा रहा है और जिसके बारे में बात हो रही है उस प्रॉपर्टी में उसका राइट होना चाहिए, मतलब उसको ट्रांसफ़र करने का हक उसको होना चाहिए। ये जो हक है ये एज ए लैंडलॉर्ड हो सकता है और एज ए को-शेयरर हो सकता है, किसी भी कैपेसिटी में हो। मतलब ट्रांसफ़र वो द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन, उसके ऊपर जो व्यक्ति ट्रांसफ़र करना चाह रहा है अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन 11 जो 3 कंडीशन बताया गया है कि एज ऑफ मेजॉरिटी मतलब 18 साल के ऊपर का होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, नॉट रेस्ट्रिक्टेड बाय एनी लॉ होना चाहिए और जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसमें उसका ट्रांसफ़र करने का हक होना चाहिए। अब क्या है, समझ लीजिए किसी के पास उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का हक नहीं है तो उसका भी प्रावधान यहाँ पर दिया गया कि और ऑथोराइज टू डिस्पोज ऑफ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी नॉट हिज ओन, मतलब उसके खुद का प्रॉपर्टी नहीं है फिर भी अगर जिसका प्रॉपर्टी है, मतलब कोई दूसरे का प्रॉपर्टी भी अगर है और वो दूसरा अगर इसको ऑथोराइज़ करता है, जैसे कि पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट करता है, मतलब ए लैंडलॉर्ड है बी के फेवर में एक पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट करके कहता है कि मैं ये अमेरिका में रहता हूँ और इंडिया में मेरे जो प्रॉपर्टी है वो हम सेल कर रहे हैं और इस सेल के लिए जितना भी जो कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो ऑन बिहाफ ऑफ मी बी परफॉर्म करेगा। तो ये ऑथोराइजेशन हो गया पावर ऑफ अटॉर्नी दे के। तो ऐसे ही क्या बताया कि ऑथोराइज टू डिस्पोज ऑफ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी नॉट हिज ओन, ये जो 3 कंडीशन है, एक कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है एंटाइटल टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी और इफ़ नॉट एंटाइटल टू द ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी ही इज़ ऑथोराइज टू डिस्पोज ऑफ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी नॉट हिज ओन। ये तीनों कंडीशन में जो लोग हैं ये लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र है। इज़ कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र सच प्रॉपर्टी आइदर होल्ली, मतलब पूरा का पूरा, और इन पार्ट एंड आइदर एब्सोल्युटली और कंडीशनली। अब ये पूरा का पूरा कर सकता है, पार्ट में कर सकता है, और एब्सोल्यूट मतलब पूरा का पूरा एब्सोल्यूट सेल कर सकता है, और कंडीशनली मतलब पूरा सेल नहीं करके लीज या मॉर्टगेज या कुछ भी विथ कंडीशन ये डील कर सकते हैं। इन दी सर्कमस्टेंसेस टू दी एक्सटेंट एंड इन दी मैनर, मतलब कि जिस सिचुएशन में बताया गया है उस सिचुएशन में, मतलब ऑथोराइज़ किया गया है तो ऑथोराइज जो जिस पावर ऑफ अटॉर्नी का जो डॉक्यूमेंट है उसमें बताया गया होगा कि किस किस सिचुएशन में ये प्रॉपर्टी सेल कर सकता है।
और हम लोग आगे जब सेक्शंस को पढ़ेंगे तब तो आएगा ही। अब सिर्फ इतना समझ लीजिए, मतलब कि इन दी सर्कमस्टेंसेस टू दी एक्सटेंट, अगर बताया गया है कि 100 एकड़ का ज़मीन है, लेकिन हम जो ये पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं ये सिर्फ 50 एकड़ के लिए दे रहे हैं। और देखिए 100 एकड़ की प्रॉपर्टी है थी पिताजी की, पिताजी के देहांत के बाद दोनों भाई इस प्रॉपर्टी के हकदार हुए। तो दोनों भाई में से अगर एक भाई अपना प्रॉपर्टी बेचना चाहे तो कितना बेच सकता है? 50 एकड़ ही बेच पाएगा, 100 एकड़ तो खुद नहीं बेच पाएगा, क्योंकि बाकी 50 एकड़ दूसरे भाई का है। तो इन दी सर्कमस्टेंसेस टू दी एक्सटेंट एंड इन दी मैनर, मतलब अगर कोई मैनर कहीं पर प्रेस्क्राइब किया गया है, मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट किया गया है कि आप इस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते, बाकी लीज मॉर्गेज कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसे मैनर हो गया। तो इन दी सर्कमस्टेंसेस टू दी एक्सटेंट एंड इन दी मैनर अलाउड एंड प्रेस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, मतलब किसी कानून के द्वारा। अब ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी, अगर आपके दिमाग में ये सवाल आए कि पावर ऑफ अटॉर्नी तो कोई कानून नहीं है, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी कोई कानून नहीं है, ये ऐसे मत देखिए इसको। पावर ऑफ अटॉर्नी जो बनता है और जो बनाया जाता है वो भी तो किसी कानून के आधार पर ही बनाया जाता है। तो जब ये किसी कानून के आधार पर बनाया गया ऑथराइजेशन लेटर और पावर ऑफ अटॉर्नी होगा, तो अगर वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी और ऑथराइजेशन लेटर कुछ भी हो, जब वो वैलिड तरीके से बनेगा तो उसका भी फोर्स एक लॉ की तरह ही हो जाएगा। उस प्रॉपर्टी और उस व्यक्ति के संदर्भ में वो एक लॉ की तरह ही काम करेगा। तो यही बताया गया कि तो is competent to transfer such property either wholly or in part and either absolutely and conditionally in the circumstances to the extent in the manner allowed and prescribed by any law for the time being in force। ये रहा आपका सेक्शन 7, शॉर्ट, सिंपल एंड क्लियर।